हाय गाइस, द हंस एकेडमी में आपका भरपूर स्वागत है। आज के क्लास में हम बिहार पुलिस से रिलेटेड टॉप 20 पीवाईक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करवाने वाले हैं। कितना भाई साहब? तो टॉप 20 पीवाईक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करवाने वाले हैं, और उसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन में बिहार पुलिस से रिलेटेड आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे बिहार पुलिस से रिलेटेड तथ्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जो बिहार में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुआ था? बताइए, बिहार में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुआ था? चार ऑप्शन है, पटना से, या देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से, या दरभंगा से, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देवघर जिला के रोहिणी नामक स्थान से। ठीक है, बिहार में 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी वो यहां से शुरू हुई थी, देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। ठीक है, अभी देवघर वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। देवघर जो है वो वर्तमान में कहां पे स्थित है भाई साहब? तो झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, कहां पे? तो झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो कालाशोक किस वंश के थे? कालाशोक किस वंश के थे? कालाशोक किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के, या मौर्य वंश के, या गुप्त वंश के, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कालाशोक किस वंश से आते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, शिशुनाग वंश से आते थे। कालाशोक जो है वो शिशुनाग वंश से आते थे। ठीक है, चलिए एक कदम उससे पीछे आइए। हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया है। ठीक है, हर्यक वंश के समाप्ति के बाद शिशुनाग वंश का उदय हुआ है। हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद जो वंश आया है, कौन सा वंश आया भाई साहब? तो शिशुनाग वंश आया सबसे पहले। हर्यक वंश, हर्यक वंश के समाप्ति के बाद, इसके समाप्ति के बाद जो है ना, क्या शिशुनाग वंश की स्थापना हुई है। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना हुई है। ठीक है, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया है? तो शिशुनाग वंश। ठीक है, हर्यक वंश के बाद जो वंश आया है वो कौन है? शिशुनाग वंश। ठीक है, हर्यक वंश में 3 प्रमुख महान राजा हुए हैं। ठीक है, कितना शासक हुआ है भाई साहब? प्रमुख शासक कितना है हर्यक वंश में? तो 3 प्रमुख शासक है। ठीक है, 3 प्रमुख शासक है। ठीक है, पहला कौन है? बिंबिसार। उसके बाद उसका पुत्र शासक बना अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र उदयन। उदयन। ठीक है, हर्यक वंश को पितृहत्यात्मक वंश भी कहते हैं। हर्यक वंश को पितृहत्यात्मक वंश भी कहते हैं, क्योंकि हर्यक वंश में जितना भी राजा हुए हैं ना, सब अपने पिता को हत्या करके मगध साम्राज्य पर अपना शासन स्थापित किया है। जैसे देखिए उदयन ने अपने पिताजी को हत्या करके मगध साम्राज्य पर अपना शासन स्थापित किया, अजातशत्रु को हत्या करके। वही बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी अपने पिताजी को हत्या करके मगध साम्राज्य पर अपना सत्ता स्थापित किया। ठीक है, इसीलिए हर्यक वंश को पितृहत्यात्मक वंश भी कहते हैं। ठीक है, वही शिशुनाग वंश की अगर बात करें, शिशुनाग वंश की, तो शिशुनाग वंश में 2 प्रमुख शासक हुए हैं। कितना शासक हुए भाई साहब? तो 2 प्रमुख शासक हुए हैं। 2 प्रमुख शासक हुए हैं। कौन? तो एक शिशुनाग, एक शिशुनाग है, और दूसरा आपके क्वेश्चन में ही है कौन? तो कालाशोक। कालाशोक। ठीक है, शिशुनाग और कालाशोक। ठीक है, अगर
आरंभिक मगध की बात करें तो आरंभिक मगध की राजधानी जो थी वो राजगिरी थी। क्या थी भाई साहब? राजगिरी। ठीक है, आरंभिक मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी। ठीक है, उसके बाद जब हर्यक वंश का शासन आया तो राजधानी मगध की राजधानी चेंज करके वैशाली रख दी। ठीक है, शिशुनाग वंश में सॉरी हर्यक वंश में जो थी ना मगध की राजधानी वो राजगिरी थी, और शिशुनाग वंश में मगध की राजधानी चेंज करके वैशाली कर दी। ठीक है, शिशुनाग वंश में मगध की राजधानी क्या हो गई थी भाई साहब? तो वैशाली हो गई थी। ठीक है, अब देख लीजिए प्रथम बौद्ध संगति जो है ये हर्यक वंश में ही हुआ था, और किसके शासन काल में? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। कहाँ पे? तो मगध की राजधानी राजगिरी में। ठीक है, शासक कौन था? अजात शत्रु था। ठीक है, अगर वहीं पर द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो शिशुनाग वंश में हुआ था, और वो उस समय जो शासक थे वो कालाशोक थे। कालाशोक के शासन काल में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति। आप लोग के लिए एक होमवर्क है, जो प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगति कितने ईसा पूर्व में हुआ था? आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, चलिए रथ को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए जीन की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब? जीन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोहानसन ने की थी। ठीक है, जीन का जो खोज है जोहानसन ने की थी। वो कितने ईस्वी में? 1909 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1909 ईस्वी में जीन की खोज की थी। किसने? तो जोहानसन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है? पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में, दरभंगा में, नालंदा में, सहरसा में? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा में स्थित है। पावापुरी कहाँ पे स्थित है भाई साहब? तो नालंदा में स्थित है। ठीक है, ये जो पावापुरी है ये जैन तीर्थ स्थल के नाम से फेमस है। ठीक है, पावापुरी में ही महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। ठीक है, वहीं पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अंतिम उपदेश भी महावीर स्वामी वहीं पर दिए थे, उसके बाद उसका निर्माण भी वहीं पे हुआ। और एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी ही थे, महावीर स्वामी ही थे। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे भाई साहब? जैन धर्म के, बताइए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे, ये चीज नोट कर लीजिएगा। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अब जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? बताइए, ये तो लप्पू सा क्वेश्चन है ना। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? हमें लगता है लगभग 95% लोग को याद होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल या इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा। चलिए हम ही बता देते हैं, जिसको मालूम नहीं होगा वो जान लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और इसमें भी एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है ना लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। किसको? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जो रतौंधी
किस विटामिन के कमी से होती है? वही ना होता है। चलिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है बताइए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विटामिन ए है, ऑप्शन बी विटामिन बी है, उसके बाद विटामिन सी है, विटामिन डी है। क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए। विटामिन ए के कमी से क्या होता है भाई साहब? तो रतौंधी होता है। ठीक है। अगर वहीं पर विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी नामक रोग होता है जो हृदय और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है भाई साहब? तो वेरी वेरी नामक रोग होता है। वेरी वेरी नामक रोग होता है। ये जो है ना, ये हृदय और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है। अब विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, इसे नाभिक रोग भी बोलते हैं। ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है भाई साहब? तो अस्कर्वी रोग होता है, इसे नाभिक रोग भी बोलते हैं। नाभिक रोग भी बोलते हैं। ठीक है। वही विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। रिकेटस नामक रोग होता है। ठीक है। इसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई साहब? तो रिकेटस नामक रोग होता है। रिकेटस नामक रोग होता है और इस रोग को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। रिकेटस नामक रोग होता है, इस रोग को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। एक नजर और डाल लीजिए। जो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। वेरी वेरी जो है ना, विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, जिसे नाभिक रोग भी बोलते हैं। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। रिकेटस नामक रोग होता है, जिसे सूखा रोग भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए, रथ को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जो गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है बताइए। हल्का क्वेश्चन है। जो गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है बताइए भाई साहब। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्या होगा? हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वही हीलियम गैस को नोवेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसको नोवेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हीलियम गैस नोवेल गैस के नाम से जाना जाता है। हीलियम गैस नोवेल गैस कहलाता है। चलिए, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन क्या है भाई साहब? सबसे हल्की गैस है। सबसे हल्की गैस। हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्की गैस है। उसके बाद जो है ना हीलियम आता है। ठीक है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। ठीक है। अगर वहीं पर सबसे हल्की धातु की बात करें, सबसे हल्की धातु की बात करें तो सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? लिथियम हो जाएगा। हल्की धातु क्या हो जाएगा? लिथियम। अगर भारी धातु की बात करें, हल्की धातु तो लिथियम हो जाएगा। भारी धातु क्या होगा बताइए? किसी को मालूम है तो बताइए। भारी धातु हो जाएगा ओस्मियम। भारी धातु क्या हो जाएगा भाई साहब? ओस्मियम। वहीं पर अगर हम कठोर धातु की बात करें, कठोर धातु की बात करें, कठोर धातु की बात करें तो हो जाएगा प्लेटिनम। कठोर धातु क्या हो जाएगा भाई साहब? तो प्लेटिनम। और एक चीज सबको मालूम होगा, कठोर पदार्थ। बताइए कठोर पदार्थ क्या हो जाएगा? और कठोर पदार्थ क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। ठीक है। हीरा। और एक चीज और नोट कर लीजिए, जो मीथेन गैस मार्स गैस कहलाता है। ठीक है। मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं।
ठीक है। मीथेन गैस को क्या कहते हैं भाई साहब? मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, चलिए एक नजर और डाल लीजिए। जो गुब्बारे में जो है ना हीलियम गैस भरा जाता है, अगर सबसे हल्की गैस की बात करें तो हाइड्रोजन हो जाएगा, उसके बाद हीलियम आएगा। ठीक है, वहीं पर हल्की धातु की बात करें तो लिथियम हो जाएगा, भारी धातु की बात करें तो ऑस्मियम हो जाएगा, सबसे कठोर पदार्थ की बात करें पदार्थ की तो क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, और सबसे कठोर धातु की बात करें तो प्लेटिनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? कहाँ गया प्लेटिनम? ये हो जाएगा प्लेटिनम। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। अगर कठोर धातु की बात आए तो प्लेटिनम चिन्हित कीजिएगा, कठोर पदार्थ की बात आए तो सबको मालूम है हीरा होगा। चलिए आगे बढ़े। मार्स गैस कहलाती है मीथेन। ठीक है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, क्लियर। और देखिए हीलियम नोवेल गैस कहलाता है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है बताइए? ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन से, या ट्राई ऑक्सीजन से? क्या होगा इसका सही आंसर? हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड से। क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इंक्रीज करती है तो वायुमंडलीय तापमान भी इंक्रीज करती है, और इंक्रीज करती है जिससे तापमान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो CO2 गैस के कारण हो रहा है। क्योंकि CO2 गैस की जो मात्रा है बढ़ जाती है तो वायुमंडलीय तापमान की मात्रा भी क्या हो जाती है? वायुमंडलीय तापमान में भी बढ़ोतरी आती है। यही जो तापमान में चेंजेज आता है, परिवर्तन आता है, उसी को तो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और किस गैस से हो रहा है? तो CO2 गैस से हो रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होती है? तो CO2 गैस। चलिए पार्थ रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? जो विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताइए? क्या होगा? मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर। ठीक है, क्यों होगा जान लीजिए। क्योंकि देखिए विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, सबको पता होगा जो विद्युत धारा जो है ना एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, लेकिन एम्पियर में मापने के लिए जो है ना मीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा मापने के लिए मीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्योंकि एम्पियर में विद्युत धारा मापा जाता है, एम्पियर में विद्युत धारा मापा जाता है, सबको पता है, लेकिन मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करना पड़ता है? मीटर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सबको मालूम होगा, जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन धातु का। ठीक है, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछ दिए जाते हैं, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। WHO का पूरा नाम क्या? अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब? WHO का पूरा नाम क्या है? सबको पता होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात करें ए हो जाएगा। क्यों स्थापना की बात करें? अगर स्थापना की तो 1948 ईस्वी हुआ है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है बताइए? किसी को मालूम है तो बताइए। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? क्या हो जाएगा? मालूम है बताइए ना, क्या होगा? जेनेवा, जेनेवा हो जाएगा, जो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए इतना में स्थापित हुआ था 1948 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था WHO का। ठीक है,
WHO जो है वो संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है, ठीक है, विशिष्ट अभिकरण है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, जो रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है किसी को पता तो बताइए, क्या होगा, मुंबई होगा या दिल्ली होगा या पटना होगा या क्या होगा, बताइए। व्हाइट है, सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। क्या हो जाएगा भाई साहब, मुंबई हो जाएगा। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है। मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है भाई साहब, तो मुंबई, ठीक है। और ये भारतीय बैंक, रिजर्व बैंक जो है ना वो भारतीय केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। अब देख लीजिए, भारत का मुद्रा और साख नीति, भारत का मौद्रिक और साख नीति जो है वो केंद्रीय बैंक से ही बनाई जाती है, केंद्रीय बैंक द्वारा तैयार किया जाता है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही तैयार किया जाता है भारत का मौद्रिक और साख नीति, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है। चाय का सर्वाधिक चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, राज्य नहीं, देश कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है ना दूसरा नंबर पे आता है, भारत दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है। प्रथम स्थान चीन। चाय का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश कौन है, तो चीन। भारत की बात करें तो दूसरा नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, जो गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुई थी, बताइए। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में या पाटलिपुत्र में या दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशीनगर में हुई थी, जो यूपी में पड़ता है। कुशीनगर कहाँ पे पड़ता है, यूपी में पड़ता है। मृत्यु जो हुई थी वह 483 BC में हुई थी, ठीक है। जब मृत्यु हुआ था उस समय वो 80 साल के थे। कितने साल के थे भाई साहब, तो 80 साल के थे मृत्यु के समय, ठीक है। इस मृत्यु को बौद्ध धर्म का जो शिष्य है वो महापरिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं इस मृत्यु को, ठीक है। अब भगवान बुद्ध का, गौतम बुद्ध का जन्म देख लीजिए। जन्म जो है वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे, तो लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था भाई साहब, लुम्बिनी में। ये स्थान कहाँ पे पड़ता है, तो नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और यह स्थान नेपाल में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, पोखरण क्या है। यह भी नॉर्मल क्वेश्चन है, पोखरण क्या है बताइए, किसी को मालूम है तो बताइए भाई। राजस्थान के एक नगर है कि बिहार का एक जिला है या उत्तर प्रदेश का एक गांव है, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, पोखरण क्या है मालूम है तो बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोखरण जो है वो राजस्थान का एक नगर है, ठीक है, राजस्थान का एक नगर है। क्या हो जाएगा, यहाँ ये जो पोखरण है राजस्थान के एक नगर है और ये परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए इसीलिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ। ये इसके बारे में पिछले क्लास में भी चर्चा हुआ है, जो भारतीय संविधान के बारे में, ठीक है। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, चलिए डायरेक्ट आंसर पे आइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्णतः लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा
भारतीय संविधान को क्या किया गया, तैयार किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया, मतलब तैयार किया गया। ठीक है, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्णतः लागू कर दिया। ठीक है, यहीं पर अगर सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करें तो क्या हो जाएगा, भारत का संविधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, सबसे बड़ा लिखित संविधान क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा लिखित संविधान क्या हो जाएगा, बताइए। लिखित संविधान की बात करें तो सबसे बड़ा लिखित संविधान की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, बताइए। क्या हो जाएगा, भारत। भारत। ठीक है, वहीं पर अगर हम अलिखित संविधान की बात करें, सबसे बड़ा अलिखित संविधान किस देश की है, बताइए, किसी को पता है तो। अलिखित संविधान की बात करें तो क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। सबसे बड़ा अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान है। ठीक है, जो मैग्ना कार्टा पे चलता है। सबसे बड़ा अलिखित संविधान क्या हो जाएगा भाई साहब, ब्रिटेन का संविधान। वहीं पर अगर बात करें सबसे छोटा संविधान की, सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा संविधान किस देश का संविधान है, मोनाको का। मोनाको का संविधान है। ठीक है, सबसे छोटा संविधान मोनाको का संविधान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें अगर अनुच्छेद की बात करें तो केवल 96 अनुच्छेद ही है। ठीक है, केवल 96। और इस संविधान में टोटल शब्द की बात करें तो कुल शब्द जो है ना, टोटल शब्द की बात करें तो टोटल शब्द कितना है, 3814 शब्द ही है। ठीक है, टोटल 3814 शब्द ही है। और इस संविधान को, मोनाको का संविधान को मोनेगास क्रांति के बाद 1911 ईस्वी में इसे अपनाया गया। 1911 ईस्वी में क्या किया गया भाई साहब, अपनाया गया। चलिए, यहाँ ये चीज हो गया। चलिए अब सबसे पुराना संविधान देख लेते। सबसे पुराना संविधान किस देश का संविधान है, बताइए, किसी को मालूम है तो बताइए। सबसे पुराना संविधान किस देश का संविधान है, इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका का संविधान। ठीक है, किस देश का संविधान है सबसे पुराना संविधान, तो अमेरिका का संविधान है, जो 1787 ईस्वी में ही अपनाया गया। 1787 ईस्वी में भी इसको क्या किया गया भाई साहब, तो अपनाया गया। भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान है। एक नजर और डाल लीजिए। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्णतः लागू कर दिया गया। अगर सबसे बड़ा लिखित, दुनिया की सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करें तो भारत का संविधान हो जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल शब्द की अगर बात करें, इसमें टोटल शब्द की बात 1,46,385 शब्द है। 385 शब्द, इतना शब्द है। ठीक है, अगर अब दुनिया की सबसे बड़ा अलिखित संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान हो जाएगा। दुनिया का सबसे छोटा संविधान की लिखित, सबसे छोटा लिखित संविधान की बात करें तो मोनाको का संविधान हो जाएगा, जो क्या मोनेगास क्रांति के बाद 1911 ईस्वी में इसको अपनाया गया। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो इसमें 96 अनुच्छेद है। और कुल शब्द की बात करें तो टोटल शब्द जो है 3814 शब्द है। अगर वही पर हम भारतीय संविधान में अनुच्छेद की बात करें, मूल संविधान में, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। और अनुसूची की बात करें तो 8 अनुसूची है। भाग की बात करें तो 22 भाग है। ठीक है, वही वर्तमान में, फिर अभी बात करें वर्तमान स्थिति में, तो वर्तमान में अनुसूची 8 से बढ़कर के 12 हो गई है। और अनुच्छेद
395 से बढ़ करके 470 के आसपास हो गई है, और यही भाग 22 से बढ़ करके 25 हो गए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पुराना संविधान की बात करें तो अमेरिका का संविधान है, जो 1787 ईस्वी में इसको अपनाया गया। ठीक है, चलिए रथ को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन है? बताइए, भारतीय संसद में कितने सदन है? भारतीय संसद में कुल कितने सदन है? 2, 3, 4, 5, कितना? इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। भारतीय संसद में कुल 2 सदन है। भारतीय संसद जो है ना, वो कुल 2 सदन से मिलकर के बने हैं। कितने सदन से मिलकर के बने हैं भाई साहब? तो 2 सदन से मिलकर के भारतीय संसद बने हैं। 2 सदन से मिलकर के भारतीय संसद बने हैं। ठीक है, एक क्या है? लोकसभा, दूसरा क्या है? राज्यसभा। एक भारतीय संसद 2 सदन से मिलकर के बना है, लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, भारतीय संसद जो है वो 2 सदन से मिलकर के बना है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलता है। और इसका तीसरा अंग जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। एक चीज और लिखिए, लीजिए नोट करके, जो इसका तीसरा अंग जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। तीसरा अंग क्या होता है भाई साहब? तो राष्ट्रपति होता है। क्लियर है? भारतीय संसद में कुल कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन, क्योंकि भारतीय संसद जो है ना 2 सदन से मिलकर के बने हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, निम्न सदन और उच्च सदन से मिलकर के बने, और इसका तीसरा अंग जो होता है ना वो राष्ट्रपति होता है। चलिए ठीक है, रथ को आगे बढ़ाएं। चलिए बढ़ गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो किस युग को या किस काल में, किस युग या किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस युग में, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? 4 ऑप्शन दिया होगा। देखिए, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, और क्या है? लघु पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए, किसी को मालूम है तो? इसका सही आंसर हो जाएगा पुरा पाषाण काल। ठीक है, क्योंकि पुरा पाषाण काल में मानव आखेट पर निर्भर थे। ठीक है, आखेट करके अपना जीवन यापन करते थे। आखेट मतलब शिकार करके जीवन यापन करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्या है? बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? मालूम है तो प्लीज कमेंट कीजिए। दामोदर नदी को, कोसी नदी को, सोन नदी को, या क्या है? पुनपुन है? हाँ पुनपुन है, पुनपुन नदी को। बताइए किसका होगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए भाई साहब, हम तो बताइए देंगे। इसका सही आंसर होगा कोसी नदी। ठीक है, बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। और एक चीज और कहा जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, बिहार का अभिशाप। बिहार का अभिशाप, बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है भाई साहब? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है और बिहार का अभिशाप भी ये इसी को कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलने वाली नदी है। ठीक है, जब बिहार
जब ये नदी बिहार के सीमा भीमनगर में प्रवेश करती है, भीमनगर सुपौल जिला में पड़ता है, भीमनगर में प्रवेश करती है और वहां पे प्रवेश करने के बाद अपने दिशा में लगातार परिवर्तन करती रहती है, ठीक है, जिसके कारण बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जो बिहार में कुल कितने, अरे अगला पिछला क्वेश्चन क्या है, शोक न दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है क्या है, बताइए। सबको मालूम होगा जो 40 है, 40 है, ठीक है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है, सबको पता है। और वहीं पर बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है बताइए, किसी को मालूम है तो। कितना है, 16 है। वही राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है बिहार में, ठीक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या, अगर विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा बताइए। विधानसभा संख्या कितना हो जाएगा भाई साहब, तो 243 हो जाएगा, 243 हो जाएगा, ठीक है। बिहार का गठन जो है ना 22 मार्च 1912 में हुआ है। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 में हुआ। राजधानी की बात करें तो राजधानी पटना है। राजधानी कहाँ है भाई साहब, पटना। एक नजर और डाल लीजिए, जो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 40 है, मतलब लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। वही पर विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 243 हो जाती है, 243 है। बिहार का गठन जो है ना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ है। राजधानी पटना है, ठीक है। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त की जाती है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में यही एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय।